आज ज़रा बात करते हैं फ़ार्मा इंडस्ट्री के हवाले से। उसकी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री की मांगें हैं और जो मुश्किलात हैं वो हम आपके सामने रखते गए हैं, और ख़ास तौर पे सारिफ़ के लिए जो मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं। पहले हम ये बात करते थे कि प्राइस क्योंकि डीरेगुलेटेड नहीं थी और बहुत अरसे से कीमतों में इजाफ़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बहरहाल इसका जो नतीजा था, इसका जो असर था वो बिज़नेस पे पड़ रहा था। और हमने ये देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज़, यानी अगर हम कहते हैं 32 में से तकरीबन 30 या इससे भी ज़्यादा का नंबर इस तरह का है जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, पाकिस्तान से जा चुकी हैं। अब थोड़ी हालात में बेहतरी आई है। इस वक्त पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री अपनी ईयर ऑन ईयर सेल्स में एक बढ़ोतरी शो कर रही है। तकरीबन 22% का इजाफा हुआ है इनकी सेल्स में, लेकिन ये कीमतों के डीरेगुलेशन के बाद है। तो क्या इसके बारे में रद्द-ए-अमल आ रहा है मार्केट की तरफ से? लोगों की परचेजिंग पावर का क्या हाल है? ख़ास तौर पर सारिफ जिनको इन अद्वियात की ज़रूरत है, क्या उनको ये आसानी से मिल रही हैं या नहीं? जब प्राइसेस नहीं बढ़ी थी तो हम ये कह रहे थे कि ना सिर्फ जो क्रेडिबल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं क्योंकि उनके लिए बिज़नेस में रहना मुश्किल है, बल्कि साथ साथ हम ये देखते थे ग्रेड चैनल से या काउंटरफीट जो मेडिसिन थी वो भी मार्केट को फ्लड कर रही थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ मौजूद आसिफ साहब जो कि जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं विद द हिमल फार्मास्यूटिकल्स। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, इस ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सिद्रा फॉर कॉलिंग मी एंड डिस्कसिंग अबाउट द फार्मा इंडस्ट्री। एक्चुअली देखें, इस वक्त आपने जैसा खुद बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ आई है, जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमारे पास ग्रोथ आई है, इन टर्म ऑफ यूनिट्स हमारे पास इतनी ग्रोथ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, आप दूसरी बात नोट करें कि आप जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 की जो लास्ट क्वार्टर है, अगर हम कंपेयर करें ओवर द लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर, तो इसके अंदर 25% तकरीबन 22 to 25% ग्रोथ आई है। नॉर्मली जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डिफरेंट रेशियो हैं अपने ग्रोथ रेट के, बट पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो अप्रोक्स 15 to 20% से एनुअली ग्रो कर रही है। तो इस वक्त जो आप समझती हैं और हम समझते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ आई है हमारे पास, वो जो प्राइस का एक जंप दिया है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने, वो इसका एक बड़ा फंडामेंटल रीज़न है हमारे पास। बिल्कुल, लेकिन इससे मुझे बताएं कि जब हम प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करते हैं, हमने कहा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़कर जा रही थी, क्या वो दोबारा मुतवज्जे होंगी? क्या उनको ये अट्रैक्टिव मार्केट लगेगी? या दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन ये कि किसी भी कंट्री से मल्टीनेशनल का गो बैक होना एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। बेसिकली एज वी ऑल नोज अबाउट दैट के फार्मास्यूटिकल कंपनी जब किसी कंट्रीज़ के अंदर आती हैं तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है, पाकिस्तान की लोकल एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, और दूसरी बात ये वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर आती है। सबसे बढ़कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च लेकर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। इसके अलावा वो वैल्यू सिस्टम को, मैनेजमेंट कल्चर को भी डेवलप कर रहे होते हैं कि एज प्रोफेशनल हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तीन बड़े चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। नंबर वन API, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, नंबर टू एनर्जी, एंड नंबर थ्री वाटर। अब हमारे पास चूँकि हम मोर देन 80%, चाहे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, वो मोर देन 80% API इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम द चाइना, फ्रॉम द इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। सेकेंड वन कि हमारे पास एनर्जी का रेशो देखिए हमारी नेबरर कंट्रीज़ के अंदर, तो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 20 to 25 सेंट पर किलोवाट पर आवर हमें एनर्जी मिल रही फॉर इंडस्ट्री के लिए। अगर हम नेबरर कंट्रीज़ के अंदर जाएं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जाएं, कैन यू इमेजिन कि वहाँ 6 to 8 सेंट किलोवाट पर आवर वहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, विच इज़ अ मेजर डिफरेंस। यानी ये घरेलू सारिफ से लेके इंडस्ट्रियल सारिफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आपके लिए। एंड थर्ड वन इज़ वाटर, जिसको हम बड़ा अजीब समझते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पानी उनको चाहिए होता है वो बेसिकली 0 TDS चाहिए होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पानी, जो वाटर्स की अवेलेबिलिटी है, वो आप हैरत अंगेज़ तौर पे 5 to 10,000 TDS लेवल का उनको पानी मिल रहा है। अगर मैं आपसे नेबरर कंट्रीज़ की बात करूं, कैन यू इमेजिन कि बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर 60-70 TDS वाटर उनको अवेलेबल है।
हम अगर मलेशिया की बात कर रहे हैं तो मलेशिया के अंदर इस वक्त 50 जो TDS इसको मिलता है। अब आप सोचें कि जिस कंट्री के अंदर 5,000 to 10,000 TDS वाटर मिल रहा हो, उसको ज़ीरो लेवल पे कन्वर्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आता है। एब्सोल्युटली। अली साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गई, हम सेल्स एंड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन एनवायरनमेंट कैसा है? यानी इसमें एक और बड़ा कलीदी जो किरदार होगा वो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क का होगा। आए दिन जो मज़ीद टैक्सेस लगते हैं, हमने देखा कि मेडिकल डिवाइसेस, यानी इवन अगर एक शख्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता है या अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना चाहता है, इन डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। लोगों की दस्तरस से, पहुंच से, परचेजिंग पावर से बाहर हैं। इस वक्त उनकी सेल्स का क्या हाल है, ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं? इसमें 2 टाइप के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मेडिकल डिवाइस को एड्रेस कर लूँ कि आपने कहा कि जो वो इंपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी के अंदर टैक्सेस उनके ऊपर लगते हैं। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं जो प्राइस डीकंट्रोल्ड हैं, जिसकी बिना पर इंपोर्टर या जो सेलर है, ठीक है ना, वो हमारे पेशेंट को अपनी मनमानी प्राइस के ऊपर प्राइसेस पे भेजते हैं। जी ऑफ कोर्स। तो हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मेरी सजेशन ये है कि उसके अंदर उनको चाहिए कि वो एक्सपोर्ट के लिए एक अलग पॉलिसीज़ बनाएं, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाएं। जो इंपोर्ट सेगमेंट है वहाँ पर अगर इंपोर्टर के लिए वो डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिससे उनको फैसिलिटेट करें। और थर्ड वन ये कि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अदर चैलेंजेस हैं एनर्जी के और अदर सोर्सेस हैं, उनके अंदर उनको डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। जब तक ये चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा, बहुत सारी ख़ाम माल की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, हालांकि आपने बिजली का और पानी का जिक्र किया, लेकिन जो आपको ख़ाम माल ज़रूरत है उसकी, जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या उसके लिए सपोर्ट हासिल है, या जिस तरह आपकी सेल्स बढ़ रही हैं तो लगता है कि मज़ीद टैक्सेस और मज़ीद सख्तियाँ होने वाली हैं? सिदरा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोर देन 70-80% से ज़्यादा अपना API सोर्स इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द चाइना एंड अदर कंट्रीज़। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में इस वक्त स्टिल टिल टू डेट कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या प्रोडक्ट नहीं है जो FD अप्रूव्ड हो। अगर हमें जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने इंडस्ट्री की जो बिज़नेस साइकिल के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हाउ वी कैन इम्प्रूव। सही। जबकि फार्मा इंडस्ट्री वो पोटेंशियल सेगमेंट है किसी भी कंट्री का जो हमेशा रिच है। यानी कि आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, हर तरफ महंगाई का दौर रहा है। मतलब आप बेसिक चीज़ों से लेकर और आपने हाई फाई रिसर्च प्रोडक्ट तक या हाई लेवल के ट्रीटमेंट तक आप जहाँ भी बात करेंगे, एक प्राइस का, एक अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब अब उसको कम करने के लिए डेफिनेटली हमें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करना होगा, हमें एक बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ को सस्टेन करना होगा, एक उसकी अच्छी पोजीशन में लाना होगा, और एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म दोनों विजन्स पे हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकें। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू अली साहब, मुझे बताएं कि ये जो आपको ग्रोथ नज़र आई है इन द सेल्स which is in this quarter 22%, was it expected? यानी ये बहुत सारी चीज़ें इसकी तरफ इशारा कर रही थी, या आप लोगों के लिए भी ये सरप्राइज़ था? देखिए, एक्चुअली सरप्राइज़ ये कुछ इसलिए नहीं था कि लास्ट ईयर और आफ्टर कोरोना एंड सम अदर सिचुएशंस, बात ये कि पाकिस्तान में LCs बंद थी, पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइड्स के ऊपर, मिनिस्ट्री साइड के ऊपर। अब इसी साल जब ड्राफ्ट्स ने प्राइस को दोबारा रिव्यू किया और जितने भी हमारे इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक फैसिलिटीज़ दी प्राइस रिवीजन का, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। उनको चाहिए कि इस वक्त उन लोगों को उनके बारे के अंदर, उनकी कंपनीज़ के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके अंदर वो इसको सस्टेनेबिलिटी के साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि आज हमारी पॉलिसी बने, फॉर आफ्टर 6 मंथ हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है इस अनसस्टेनेबिलिटी की वजह से। या डेफिनेटली, तो जब तक हम इन चीज़ों को अपने रिटेन नहीं करेंगे, आगे फैसिलिटेट नहीं करेंगे,
वी कांट ग्रो। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब हमारी तवज्जो इस बड़े अहम मामला की तरफ दिलाने के लिए, और जिस तरह की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ इज़ दी ओनली वे कि आपको एक लॉन्ग टर्म और एक सस्टेन्ड, जिसमें कहना चाहिए कि बिज़नेस डेवलपमेंट भी नज़र आएगी, हायर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्स भी नज़र आएगी। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं इस सेक्टर की फार्मास्यूटिकल, उसमें एक्सपेक्टेड ये होता है कि लोगों के लिए दर्द रखा जाए, और जो एक आम सारिफ है, जो मरीज़ है या जो अपने मरीज़ के लिए दवा ले जाना चाहता है, उसको बर वक्त अच्छी क्वालिटी की और मुनासिब कीमत की दवा ज़रूर मैसर आए।